मैं अभी तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकती। इस वक्त नीता फारूकी की चश्मी तोती पर असद गुस्सा आया था, मगर साथ ही अस्तानी के सामने वो मजीद कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सो खून के घूंट पीते हुए बेबसी से वापस पलट गई। इस वक्त साद का मोबाइल बज उठा था तो वो निता से माजरत करता वहां से उठ गया। अभी वो अपने दोस्त से बात करके वापस पलटा ही था कि मारिया की मम्मा से टकरा गया। सादी, क्या इस वक्त आप फारिग हो बेटे? जी आंटी, फरमाइए क्या काम है? बेटे, वो मारिया के एक दोस्त को घर ड्रॉप करके आना था। नुमान पता नहीं कहाँ चला गया है। जवान बच्ची है, किसी एड़े गेड़े पर एतबार भी नहीं कर सकती। डोंट वरी आंटी, मैं हूं ना, आप फिक्र मत करें। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आप उन्हें बाहर भेज दीजिए। कहने के साथ ही वो लंबे लंबे डग भरता बाहर गेट की तरफ बढ़ गया तो समीना बेगम, मारिया की मम्मा भी इत्मीनान से वापस पलट गई। अगले कुछ ही लम्हों में सबरीना मरे मरे से कदम उठाती गेट से बाहर आई तो कुछ ही फासले पर गाड़ियों की कतार तेज रोशनी में साद को गाड़ी से टेक लगाए खड़ा देख ठिठक गई। तुम? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। उसे देखकर फिर से गुस्सा ऊद आया था। सो कदरे चिल्लाकर सारी तहजीब और शाइस्तगी को पसीपश्त धकेला तो साथ बेनियासी से कंधे उचकाते हुए बोला, आपकी मर्जी, में तो सिर्फ समीना आंटी के कहने का मान रखने के लिए यहाँ चला आया हूँ। अब आप अगर घर नहीं जाना चाहती तो एज योर विश, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। वो कहने के साथ ही अंदर जाने के लिए बढ़ गया तो मजबूरन सभी को उसे रोकना पड़ा। अब वो समीना आंटी से क्या कहती कि वो इसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती। चलिए, इसे रोककर सवालिया निगाहों से अपनी जानिब देखते पाकर बादल नखास्ता वो दांत पीसते हुए बोली थी, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ आया था। एक सवाल पूछो, माइंड तो नहीं करेंगी? गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो फिर शरारत से बोला था। सभी महज खामोशी से उसे घूर कर रह गई थी। सच सच बताइएगा, आप हाल में पागल खाने से फरार होके आई है ना? जी हाँ, क्योंकि वहाँ आपके दाखिला का ऐलान हो गया था। अब अगर मजीद आपने कोई गुलफशानी की तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। चबा चबा कर कहते हुए वो रूहानी सी हो गई थी जब वो बेसाख्ता हंसते हुए बोला, ना ना प्लीज, मैंने अमली तौर पर साबित करने के लिए नहीं कहा। मुझे वैसे ही यकीन आ गया है कि आप इस बार उसने अधूरी बात छोड़कर निचला होंठ दांतों तले दबा लिया था। लिहाजा सबरीना अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रो पड़ी। सॉरी। इसे रोते देखकर वो फौरन संजीदा हो गया और फिर बाकी का तमाम सफर खामोशी में ही कटा। घर से कुछ फासले पर ही सबरीना ने गाड़ी रुकवा ली थी। बस अब आप जाएं, लेकिन आगे अंधेरा है, ऊपर से रात का 1 बजने वाला है। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। वो भी फौरन गाड़ी से निकल आया था। नो थैंक्स, मेरे ख्याल से आपने काफी नेकी कमा ली। अब आप जाएं प्लीज। मैं अपने घर के रास्तों से नाआशना नहीं हूँ। अजीब है, बेइज्जती जो साद अस्तानी जैसे आइडियल बंदे की कुर्बत में भी जरा न पिघली थी। लिहाजा वो मजबूरन गाड़ी के करीब ही ठहर गया, जबकि सबरीना उसका शुक्रिया अदा किए बगैर चूही पलट कर आगे बढ़ी। अचानक पांव के नीचे आ जाने वाले बड़े से पत्थर के बायस काफी बुरी तरह लड़खड़ा कर रह गई। देखा, इसीलिए कह रहा था मैं, तारीख राह गुजर हो तो मुमकिन खतरे से बचने के लिए एक अदद हमसफर का होना निहायत जरूरी है। लपट कर फौरन उसने सभी को अपने मजबूत हाथों का सहारा फराहम किया था, लेकिन वो संभल कर खड़े होते हुए उसे परे धकेल गई। डोंट टच मी। सबरीना अजहान को किसी भी राह गुजर पर चलने के लिए कभी खोखले सहारों की जरूरत पेश नहीं आती। अब जाइए प्लीज आप यहाँ से, मैं घर चली जाऊंगी। पहली बार साद को उसके रूट से लहजे से सबकी का एहसास हुआ था। लिहाजा फिर उसके बाद वो उस पर एक निगाह डाले बगैर सरहद से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे गाड़ी रिवर्स करते हुए जन से आगे बढ़ गया। जबकि सबरीना ने उस रात बहुत देर तलक उसके तसव्वुर से बातें की थी। कॉलेज में मुनक़द फनफेयर
शो में उसे अनारकली का किरदार मिला था। ड्रामे का मेन पार्ट ही अनारकली और शहजादा सलीम थे मासूम सी मोहब्बत पर था। अपने किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ करने की गर्ज से उस दिन वो निदा के साथ जिन्ना लाइब्रेरी तक चली आई थी। तकरीबन पूरा घंटा हिस्ट्री की मुख्तलिफ किताबें खंगालने के बाद बिल आखिर उसने इम्तियाज अली ताज की बुक अनारकली इशू करवाने का इरादा कर लिया था, लेकिन अभी उसने बुक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, किसी और ने हाथ बढ़ाकर बुक अपनी तहवील में ले ली। सबरीना चौंक कर पीछे पलटी थी। तुम यहाँ भी? अपने पीछे खड़े साथी अस्तानी को देखकर उसका दिमाग घूम गया था, जबकि हल्की सी हैरानगी का अक्स उसकी आंखों से भी झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। वाह, इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होना। शट अप, ये बुक वापस करें, मुझे इसकी जरूरत है। तो मैं क्या करूं? मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मुझे भी इस किताब की जरूरत है। बेनियासी से कंधे उचका के वो आगे बढ़ा तो सबरीना बेसाख्ता चिल्ला उठी। व्हाट, तुम स्टूडेंट हो? मुझे तो तुम किसी 3rd क्लास कॉलेज के प्रिंसिपल लगते हो। तुम्हारी करीब की नजर काफी कमजोर है, मैं क्या कह सकता हूँ। अब कि उसने भी बेतकल्लुफ की दीवार गिरा दी थी, जबकि सबरीना के साथ खड़ी निदा खामोशी से ये ड्रामा देख रही थी। देखो प्लीज, ये किताब मुझे दे दो, मुझे अनारकली पर परफॉर्म करना है। इसे मुसलसल बेनियासी से काउंटर की तरफ बढ़ते देखकर मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, जबकि वो हनूज लातालुकी का मुजाहरा करते हुए बोला, सॉरी, मुझे अभी अपनी असाइनमेंट परसों जमा करवानी है, तो मैं कल आपको वापस कर दूंगी ना। ना भाई, आपका कोई भरोसा नहीं, आप मुकर भी सकती हैं। इसकी बेनियासी में कहीं कोई फर्क नहीं आया था, लिहाजा सबरीना अपना सर थाम कर बैठ गई। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? साथ प्लीज ये किताब हमें दे दे। पूरा दिन खपा किया है हमने भाप कर किताबें खंगालने में। सबरीना को वाकई में किताब की जरूरत है। मामला बिगड़ते देखकर निदा ने मुदाखलत करना जरूरी समझी थी और हैरत अंगेज तौर पर साथ ने उसकी बात मान भी ली। ओके, सिर्फ आपके कहने पर इस किताब से दस्तबरदार हो रहा हूँ, वगरना आपके दोस्त का दिमाग ठिकाने लगाना मैं बाखूबी जानता हूँ। कोई और मौका होता तो सबरीना उसे वो खड़ी खड़ी सुनाती कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखती, मगर इस वक्त कुछ भी उल्टा सीधा बोलना खुद उसी के हक में नुकसानदेह साबित हो सकता था। लिहाजा सब्र के कड़वे घूंट पीते हुए खामोशी से बैठी रही। फन फेयर शो वाले दिन उसका धमकता हुस्न वाकई हर देखने वाले निगाह को घेरा कर रहा था। शहर की माजिज शख्सियत की आमद के साथ साथ ज़िली नासिर साहब बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए थे और उनके साथ एक मर्तबा फिर सादी अस्तानी को देखकर वो बेहोश होते होते बची थी। या अल्लाह, ये तेरी कुदरत का महज इत्तेफाक ही है, मैं ही इस स्टेज पर आ गई हूँ जहाँ पहुँचकर शायर हजरत कहते हैं, जिधर निगाह उठाऊं उसी का परतू है, वो मेरे ध्यान के सब रास्तों में रहता है। नहीं, सादी अस्तानी जैसे बंदे के साथ मोहब्बत से 1000 दर्जा बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। घूमते सर को दोनों हाथों में थाम कर उसने सोचा था और फिर सर झटक कर तवज्जो अपनी तैयारी की जानिब मबजूल कर दी थी। अनारकली ड्रामे का आगाज हुआ तो साथ स्टेज पर सबरीना आसान को अनारकली के गेटअप में देखकर मबहूत रह गया। बेशक वो हसीन लड़की थी, बड़े से बड़े दिल को काबू में करने का फन बखूबी आता था उसे, मगर आज अनारकली के गेटअप में वो इतनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी कि साथ चाहने के बावजूद भी उसकी सरापे से निगाह नहीं हटा पाया था। अब तक उसने जितनी बार भी टकराव हुआ था वो महज इत्तेफाकिया था, लिहाजा उससे पहले वो उसके मुतालिक ज्यादा सोच भी नहीं पाया था, मगर आज वो दानिस्ता यहाँ आया था। सबरीना आसान के बारे में तमाम तर मालूमात उसे मारिया की जुबानी हासिल हो चुकी थी। आज भी यहाँ वो उसे सरप्राइज देने आया था। कितनी अजीब सी बात है कि नफ्स नासुक के तसव्वुर से भी दूर भागने वाला वो अमीर ज़ादा जिसे ज़ल-ई नासिम का
चहीता बेटा होने का एहसास हासिल था। वो इस कदर मासूम लड़की की सहर में खोकर खुद से बेनियाज हो बैठा था। पूरे हाल में उस वक्त अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हाल में बैठा हर फर्द सबरीना अजहान की मुतासिर कुन अदाकारी में खो कर रह गया था। पूरे हाल की तेज लाइट्स ऑफ करके मध्यम दोधिया रोशनी को ऑन कर दिया गया था, जिससे सारा माहौल ख्वाबनाक सा लग रहा था। स्टेज पर अब सिर्फ सबरीना अजहान की सिसकियां गूंज रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। इसी लम्हे साद यज़दानी को अपना दिल उसकी आंखों में डूबता महसूस हुआ था। रहम आलम पना रहम, मैं जानती हूँ मैंने शहजादे से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, लेकिन मोहब्बत पर कब किसी का इख्तियार हुआ है। अब आप वक्त के सुल्तान हैं। खुदारा मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी शहजादे की कदमों की धूल बनकर गुजार दूंगी। अपने किरदार में डूबकर वो यूं जज्ब के आलम में कह रही थी कि एकदम पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। अनारकली, तुम्हारी गुस्ताखी नाकाबिले माफी नहीं है, नाकाबिले माफी है। तुमने एक मामूली सी कनीज होते हुए शहजादे से मोहब्बत करने का ख्याल भी कैसे आने दिया अपने दिल में। हम तुम्हारी ये जसारत हरगिज़ माफ नहीं कर सकते। सिपाहियों, डाल दो इस गुस्ताख को जिंदान में, जिंदा दीवार में चुन दो इसे। अकबर बादशाह का किरदार अदा करती लड़की ने बड़ जलाल अल्फाज में कहा तो स्टेज पर चंद और लड़कियां शाही सिपाहियों के लिबास में चली आईं। इसी लम्हे हल्का सा म्यूजिक ऑन हो गया तो सिपाही लड़कियों ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। सब्ज चूड़ीदार पाजामे और बादामी पट्टी वाले सिल्क की फ्रॉक पे वो सचमुच एक जिंदा अनारकली ही दिखाई दे रही थी। शहंशाह मन मेराज मन, ना ही तख्त ना ही ताज, न हीरे मोती ना धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। धीमे धीमे क्लासिकल डांस में अपने किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ करती वो साद यज़दानी के दिल मियाँ उतर रही थी। कोई इतना रियल किरदार भी प्ले कर सकता है साद यज़दानी ने आज पहले ना कभी देखा था और ना सोचा था। उसका दिल यकदम ही अजीब कैफियत का शिकार हो गया था। आज से पहले ये इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब बेकार की बातें लगती थी उसे, मगर आज अपना ही दिल उसी दर्द के पाताल में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। पापा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। डूबते उभरती दिल के हाथों मजबूर होके बलाखिर वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था जब फरहाद साहब ने तशवीश निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आर यू ओके बेटा? यस पापा, यूं ही सर में मामूली सा दर्द है, घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। इस लम्हे एक एक सांस उसे अपने दिल में अटकती हुई महसूस हो रही थी। सो उन्हें मुतमईन करके फौरन वहां से घर चला आया। जिंदगी के इस मोड़ पर दिल की बेवफाई ने उसे थका डाला था। वो अब भी वाजिब था किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा, मगर उसका दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे सबरीना अजहान ही चाहिए। ओ माय गॉड, क्या करूं मैं? और कुछ समझ ना आया तो अपने बाल मुट्ठी में पकड़ लिए। मोहब्बत ये नहीं हो तो और क्या है? बहारों की समय से गुफ्तगू से, तेरी बातों की नीले फूल चुनकर, खराबा रात का आबाद करना। मोहब्बत ये नहीं तो और क्या है? यूं अपनी मखमले बाहों में लेकर जुनून को जंजीर करना, समा की फिक्र से आजाद करना। मोहब्बत ये नहीं तो और क्या है? मुकम्मल खुद फरामोशी का आलम और खुद से रूठ जाने की घड़ी में मेरा बेतरहा तुझको याद करना। मोहब्बत ये नहीं तो और क्या है? कई दिनों की जहनी कश्मकश के बाद उसने ये तस्लीम कर लिया था कि ज़रई नाजिम का बेटा और करोड़ों की जायदाद का वारिस एक आम सी गरीब लड़की से मोहब्बत का जुर्म कर बैठा है। फरहाद साहब ज़रई नाजिम होने के साथ कई फैक्ट्रियों के मालिक भी थे। एक रफाही इदारा भी उनकी ज़ेरे निगरानी चल रहा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वसी बिजनेस भी था, जिसे उनके दो बड़े बेटे इमाद यज़दानी और हम्माद यज़दानी संभाल रहे थे। 7 नंबर 3 पर था और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का फाइनल ईयर मुकम्मल कर रहा था। एमए के बाद उसका इरादा मुल्क से बाहर जाने का था। घर में वो सबसे छोटा था, लिहाजा बचपन से ही फरहाद साहब और उनकी बेगम तस्मिया ने उसके बेहद लाड उठाए थे।
बेजा लाड प्यार ने उसे बेहद जिद्दी, खुदसर और नखरीला बना दिया था। लेकिन नफासत उसकी तबीयत में कूट कूट के भरी थी। दोनों भाइयों की शादियां खानदान में हुई थी, लिहाजा भाइयों के साथ उसका बहुत प्यार था और ज्यादातर फ्री वक्त घर भाभी के बच्चों के साथ गुजरता था। मगर अब पिछले कुछ दिनों से उसकी सरगर्मियां खासी मशकूक थी। ज्यादातर घर से बाहर रहता, घर आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेना उसने अपना मामूल बना लिया था। घर में सब ने ही उसकी इस तब्दीली को स्पेशली नोट करते हुए वजह जानने की कोशिश की थी, मगर वो साथ यज़दानी था, इतनी आसानी से किसी पर कैसे खुल जाता, सो हर बार हंस कर टाल जाता था। घर में नादिया भाभी की सालगिरह थी। वो गिफ्ट लेने के इरादे से मार्केट आया था। चीजों के मामले में वो शुरू ही से नफासत पसंद था। नादिया भाभी के लिए जो सूट उसने पसंद किया बेशक अपनी मिसाल आप था, ताहम उससे पहले कि वो सूट को उठाकर पैक करने का ऑर्डर देता, किसी और ने अकब से आके वो सूट अपनी तहवील में ले लिया। भाई साहब, इस सूट की प्राइस क्या है? मानूस आवाज पर फौरन पलट कर देखा था। जहां उसके बिल्कुल करीब सबरीना खड़ी सेल्समैन से पूछ रही थी, तब एकदम उसके वजूद में तवानाई दौड़ गई थी। लम्हे में बेकली का खात्मा हुआ तो फिर से अपनी जून में लौट आया था। मोहतरमा, ये सूट आपसे पहले ही मैं पसंद कर चुका हूँ, वापस करें। सभी उसे अपने सामने देख के हैरान जरूर हुई थी, पर अपने लहजे को कमजोर पड़ने नहीं दिया था। सो वॉट, पसंद ही किया है ना, खरीदा तो नहीं ना? कोई और पसंद कर ले। नहीं, मुझे यही चाहिए, तुम कोई और पसंद कर लो। क्यों कर लूं? जो चीज अपनी नजर में एक बार जच जाती है, कोई दूसरी चीज उसकी जगह नहीं ले रख सकती, ख्वाह इतनी ही कीमती क्यों न हो। आज वो मुकम्मल ब्लैक सूट में थी और पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। That's great। और इधर भी यही मामला है, आप तो खातून हैं, मजीद छानबीन कर सकती हैं। बेचारा तो ऑलरेडी थक चुका हूँ, फिर ये आप स्पेशल हस्ती के लिए है। फिर ये एक स्पेशल हस्ती के लिए। नो, अव्वल तो खातून के कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, और दूसरा मुझसे स्पेशल हस्ती कौन हो सकती है। इस लम्हे उसका बेनियाज अंदाज देखने के लायक था। ओके के तो आप ठीक रही हैं, चलें ये सूट मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। कहने के साथ ही वो बिल पे करने चल पड़ा तो सभी हक्का बक्का सी उसके पीछे लपट आई। ओ मिस्टर, आप समझते क्या हैं खुद को? बेकारन हूँ जिसको सूट पकड़ा कर चलते बन रही हैं आप। अरे मैं चाहूँ तो खड़े आप जैसे 10 खरीद लूं। 10 को छोड़े, आप मुझसे ही खरीद लें बस, प्लीज। शट अप कहकर उसने वापसी की राह ली थी। साथ जो उससे पहले वही बातें करना चाहता था, इससे पहले कि उसे रोकता, फरहाद साहब की कॉल ने उसके कदम रोक दिए थे। इस रोज मौसम बेहद हसीन था। निदा और सभी कॉलेज से फारिग हो चुकी थी, लिहाजा सभी के वालिदैन ने मामूली सी छानबीन के बाद रिश्ता करवाने वाली बुआ के भरोसे पर एक कदरे खुशहाल घराने में सभी की बद तय कर दी और 2 माह बाद रुखसती की डेट भी फाइनल कर दी। सभी ने लड़के को देखा था। ऊंचा, लंबा कद और कसरती बदन का मालिक, आम से नकूश वाला शख्स खासा माकूल लगा था, लिहाजा उसने चुपचाप वालिदैन की पसंद पर सर झुका दिया। लेकिन मंगनी के बाद मिलने की और बात करने के तकाजे शुरू हो गए। सभी को ये सब पसंद ना था तो उसने अम्मा से बात की। अम्मा ने बुआ को बुलवा के कहा तो ऊट पटांग तकाजे बंद हो गए तो सभी ने सुकून का सांस लिया। इस रोज वो निदा के साथ रेस कोर्स तक आई थी कि निदा को वहाँ उसका बॉयफ्रेंड मिल गया तो वो सभी को अकेले घर जाने का कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। रेस कोर्स से उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, सो वो बेफिक्री से चली आ रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके पास रुकी और एक शख्स ने उसे गाड़ी में घसीट लिया था। उस अचानक रफ्तार पर वो इतना बौखला कि अपने बचाव के लिए चिल्ला भी ना सकी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ऐसे घटिया हरकत करने की? गाड़ी की पिछली सीट पर अपने मंगेतर को बैठे देखकर उसका गुस्सा हद से बढ़ा था। आगे ये
आगे से वो खफासत से मुस्कुराते हुए बोला कि आमिर हुसैन की जरूरत का अंदाजा नहीं है अभी तुम्हें। अभी मैंने कोई जरूरत की कहाँ है। मैं तो तुमसे शराफत से मिलना चाहता था, तुमने ही मजबूर किया गलत कदम उठाने पर। शट अप, जब मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती तो ये घटिया हरकत क्यों? वो हलक के बल चिल्लाई थी जब वो शरारत से उसके रुखसार पर उंगली फेरते हुए बोला, यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मिलना चाहती। आमिर हुसैन की आंखों से टपकती शैतानियत ने सभी का खून मंजमिद कर दिया था। छोड़ो मुझे, मैं तुम जैसे घटिया शख्स के मुंह लगना पसंद नहीं करती। तो नालक, वो तुमसे इजाजत कौन मांग रहा है? इस पर उसकी मुकरवा हंसी में गाड़ी ड्राइव करते उसके दोस्त ने भरपूर साथ दिया था। मैं घर जाकर सब बता दूंगी। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। इट्स ओके यार, यहाँ तुमसे शादी के लिए कौन मरा जा रहा है? आज की रात और सब खत्म। एक मर्तबा फिर वो हंसा था, मगर उस बार सभी के हवास मुअत्तल होकर रह गए थे। खौफ की एक शदीद लहर उसकी हड्डियों में सरायत कर गई थी। इस वक्त उसने बहुत शिद्दत से अपने खुदा को पुकारा था कि अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ गो थी। तभी उसका सेल बज उठा। कॉल उठाने के बाद वो फोन पर लग गया। हाँ बोल यार, कहाँ आवारागर्दी कर रहा है तू? काफी फ्रैंक लहजा था उसका, जिससे पता चल रहा था कि दूसरी तरफ कोई खास हस्ती है। इट्स ओके यार, इस टाइम तो मैं एक काम में बिजी हूँ, शाम को मिलते हैं। मगर दूसरी तरफ ने ना जाने क्या कहा कि वो खिलखिला के हंस पड़ा था। यार तू भी ना बड़ा जिद्दी है। अच्छा ऐसा कर, हाईवे पर आ जा, वहाँ बैठ के मसले पर बात करते हैं। कॉल बंद करने के बाद वो दोस्त से जो गाड़ी चला रहा था मुखातिब होकर बोला, साथ आ रहा है, गाड़ी की स्पीड स्लो रखो। और फिर सभी की तरफ घूमकर उसे कहने लगा, अगर इस दौरान कोई होशियारी की तो उसे फ्री करने के बाद ऐसा असर करूंगा कि अकेले में भी सोचोगी तो कांप उठोगी। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि गाड़ी के टायर चरचराए थे और आमिर हुसैन गाड़ी से निकलकर फिर बाहर चला गया। सिर्फ एक लम्हे की बात थी। उस एक लम्हे का भरपूर फायदा उठाते हुए सभी अपनी साइड की गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई, लेकिन आमिर हुसैन के दोस्त ने उसको पीछे से आकर काबू में किया था। तब अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर खड़े साद यजदानी पर पड़ी और वो पूरी कुव्वत से चिल्ला उठी, साद प्लीज हेल्प मी। वो जो उससे रुख मोड़े खराब मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, उस पुकार पर झूम कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर उसे आमिर हुसैन के दोस्त की हिरासत में देखकर गुस्से से बिलबिला उठा, छोड़ो इसे। अपनी तरफ बढ़ते आमिर हुसैन को अक्सर नजरअंदाज करके वो उसकी तरफ लपटा था। ये तुम्हारा मामला नहीं है साद, तुम इससे दूर रहो। आमिर हुसैन जो सभी की हरकत पर गुस्से से बेचुताब खा रहा था, फौरन दरमियान में आ गया। शट अप अम्मी, ये लड़की मेरे लिए क्या अहमियत रखती है तुम नहीं जानते। मोहब्बत करता हूँ मैं इस लड़की से और तुम इसे पामाल करने जा रहे हो। इस लम्हे उसकी आंखों में उतरता खून वो वाज़ेह देख चुकी थी, ताहम जो नाकाबिले यकीन इंकशाफ उसने किया था वो उस पर यकदम फ्रीज होकर रह गई। ये लड़की मेरी मंगेतर है साथ, लिहाजा तुम मेरी राह की दीवार मत बनो, वगरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे निहायत अजीज दोस्त हो। औरत का मामला मर्द को कैसे अंधा कर देता है, सभी पहली बार देख रही थी। इस एक लम्हे में जो धुंध साद यजदानी की खूबसूरत आंखों में उतरी थी, वो उसका नजारा बाखूबी कर सकती थी। तभी शर्मिंदा होकर बेसाख्ता उसने नजरें झुका ली थी। आई डोंट केयर इट, मेरे गुस्से से तुम भी बाखूबी वाकिफ हो, लिहाजा तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वगरना मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। जिंदगी में पहली बार सभी ने उसे इतने गुस्से में देखा था और उसके बाद इस सुनसान वीरान राह गुजर पर जो जंग छिड़ी, उसने सभी के रही सही हवास भी मुअत्तल कर दिए। वो एक था जबकि मुकाबिल दो थे, पर वो एक भी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। गजब की इस जंग में उसकी शर्त
शर्ट फट चुकी थी और जगह जगह जख्म लगने से सारा जिस्म खून से तर था, मगर वो अपनी तकलीफ से बेनियाज उसको पीट रहा था। ये जंग जाने क्या नौयत इख्तियार करती कि अचानक एक वाइट करोला उसके करीब रुकी थी। आमिर हुसैन साथ का गिरबान छोड़कर वहां से फरार हो गया और अब सभी से सख्त कर रो पड़ी थी। आज उस लम्हे उसे समझ आया था कि वो आमिर हुसैन से होने वाले रिश्ते पर खुश क्यों नहीं थी, क्यों उससे मिलने और बात करने का जी नहीं चाहता था उसका, क्योंकि उसके अंदर अजीब सी बेकरी धरना दिए बैठ गई थी। क्यों इस लम्हे साथ के बदन पर लगने वाले जख्मों का दर्द उसे अपने वजूद पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। सब समझ में आया था उसे। वाइट करोला से जो शख्स बाहर निकला था वो शायद यकीनन साद का गहरा दोस्त था। जिस वक्त साद आमिर हुसैन से लड़ रहा था उसी वक्त उसके सेल पर किसी की कॉल आ रही थी, जिसे लपट कर पिक करते हुए सभी ने दूसरी तरफ मौजूद शख्स को तमाम सूरत हाल से बाखबर किया था। यूं अगले कुछ ही लम्हों में उसका दोस्त वहां पहुंच गया था, मगर वो अब भी साथ के पास बैठी रो रो कर बेहाल हो रही थी। प्लीज यार, रोना धोना तो बंद करो, मुझे इन जख्मों से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं से तकलीफ हो रही है। अपने दोस्त से कुछ देर बात करने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो सभी ने फौरन अपने आंसू रगड़ डाली, जिस पर वो सब धीमे से मुस्कुरा कर रह गया। कितनी अच्छी बात थी कि उस वक्त उसे घर कोई फिक्र नहीं रही थी। माँ अब्बा से अक्सर बेनियाज वो सिर्फ साद यास्तानी के लिए परेशान हो रही थी। अगले आधे घंटे के दौरान साद की मरहम पट्टी हो गई तो उसके तसलसल से बहते आंसुओं में कदरे कमी आई। साद की पेशानी पर कुछ टांके भी लगे थे, जिसकी वजह से उसको 1 घंटे के लिए बेहोश किया गया था। उसकी बेहोशी के दौरान भी सभी रो रो कर उसकी सेहत और सलामती के लिए दुआ मांगती रही थी। साद पूरे 1 घंटे बाद होश में आया तो उसे अपने पास मुतफक्किर बैठे देखकर हैरान रह गया। अरे तुम अभी तक यहाँ ही बैठी हो, घर नहीं जाना क्या? नहीं, मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नम नम चेहरे के साथ रोंधी हुई आवाज में बोलती वो उसे मजीद बेकल कर गई। क्यों? अब कि वो शरारत पर उतर आया, तभी वो एकदम निगाहें चुराते हुए बोली, आई डोंट नो, ये फाउल है यार। एहतजाजन उछलते हुए वो चिल्लाया था जब सभी टहल कर उसे देखते हुए बोली, आराम से, पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। फिर तुम्हारा सर। अब कि वो झिलते हुए धीमे से मुस्कुरा दी थी। चलो बताओ, अभी मंगनी का क्या चक्कर था? कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। वो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि बाहर मिलो, मैंने इनकार किया तो खामखा जिद पर उतर आया। ओह, इसका मतलब आपके हुस्न और अमानत ने इस नाचीज के साथ साथ और भी दिलों को गुमराह कर रखा है। सभी इस बार चौंकी थी। वो साथ को सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी कि उस पर ये भेद खोलना चाहती थी कि वो अमीर नहीं है, मगर जाने किस जज्बे के तहत वो अपने लबों को जंबिश ना दे सकी। क्या हुआ, मेरी बात बुरी लग गई क्या? उसे खामोश बैठे देखकर उसने पूछा था, जब वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। ओके, अब मैं ठीक हूँ, चाहो तो तुम घर जा सकती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके, अब मैं ठीक हूँ, चाहो तो तुम घर जा सकती हो। सभी खुद भी इस वक्त से फरार चाह रही थी, लिहाजा फौरन वहां से उठ खड़ी हुई तो साथ में आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके आंचल का कोना थाम दिया तो वो चौंक कर पीछे पलटी। अपना ख्याल रखना और मैं कल तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। मेरी खैरियत तो पूछोगी ना तुम? इस लम्हे उसकी आंखों में हजारों पुरशौक जज्बे यूं मचल रहे थे कि सभी से निगाह उठाकर देखना दुश्वार हो रहा था। धीरे से उसने इस्पात में सर हिलाकर वो बढ़ गई, फिर जाने क्या सोचकर पलटी और उसके करीब पहुंचकर सवालिया अंदाज में अपनी तरफ देखता पाकर शरारत से झुकी, फिर अपना चेहरा उसके कान के करीब लाकर बोली, थैंक्स, तुम्हारा इस बार टकराना मुझे कतई बुरा नहीं लगा।